तो okay, good morning students. So today I starts your chapter second civics NCERT class 10 फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म में जो हम लोगों ने डिस्कस किया अभी मोस्टली इसका जो मेन पावर शेयरिंग डिवीजन है वर्टिकल पावर शेयरिंग यूनियन लो स्टेट एंड लोकल। तो अब सबसे पहला हमारा हेडिंग है व्हाट इज फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या है, व्हाट इज फेडरलिज्म। पॉइंट ये आपका लाइन आप देखेंगे कि let us get back to the contrast between Belgium and Sri Lanka that we saw in the last chapter। मीन्स हमने लास्ट चैप्टर मीन्स प्रीवियस चैप्टर चैप्टर फर्स्ट में श्रीलंका और बेल्जियम के कंट्रास्ट सिचुएशन को हमने देखा, विरोधाभास अपोजिट दोनों में कंडीशन थी। You would recall that one of the key change made in the constitution of Belgium was to reduce the power of central government and to give these powers to the regional government। वहाँ पढ़ा है, आप लोगों को याद होना चाहिए कि तीन तरह की गवर्नमेंट बनी थी, सेंट्रल गवर्नमेंट, रीजनल गवर्नमेंट और एक कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो जब बेल्जियम ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया, कई बार वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बना, परिवर्तन हुआ और अंत में फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने अपने पावर को शेयर किया रीजनल गवर्नमेंट में, कम्युनिटी गवर्नमेंट में। एग्जिस्टेड इन बेल्जियम इवन अर्लियर, they had their role and power, but all these powers are given to these governments and could be withdrawn by the central government। जैसे कह रहा ऑल दीज पावर वर गिवन टू दीज गवर्नमेंट्स, मतलब इन सरकारों को, जैसे रीजनल गवर्नमेंट्स हैं उनको सारे पावर दिए गए, लेकिन कह रहा है दे हैड given to these and by the withdraw could be withdrawn by the central government। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उसको विड्रॉ भी किया जा सकता है। विड्रॉल मतलब होता है विड्रॉल भरना, जैसे आप देखते होंगे विड्रा करना मतलब कोई चीज छोड़ना। The change that took place in 1993 was that a regional government were given constitutional power that were to no longer dependence on the central government। और 1993 में, इसके पहले क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको विड्रा भी कर लेती थी, जो पावर स्टेट गवर्नमेंट रीजनल गवर्नमेंट को देती थी, लेकिन 1993 के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजिंग किया गया और रीजनल गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल पावर मिला, संवैधानिक अधिकार मिला कि अब वो ज़्यादा मतलब समय तक सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं रहेंगे, अपने डिसीजन अपने और चीज़ स्वयं ले सकते हैं, उनका अपना रूल है। दस द बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम अ यूनिटरी टू अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इस तरह से बेल्जियम जो है यूनिटरी से मतलब एक सिंगल यूनियन मतलब एक गवर्नमेंट से फेडरल गवर्नमेंट की तरफ बढ़ा, मतलब एक संघीय ढांचा हुआ जहाँ पे पावर को शेयर किया गया अपने अदर आर्गन पर, अदर सबॉर्डिनेट पर। श्रीलंका कॉन्टिन्यूअस टू बी फॉर ऑल पावर all practical purposes a unitary system where the national government has all the power। जबकि श्रीलंका जो है लगातार अपने प्रैक्टिकल पर्पजेस मतलब अपने उद्देश्यों के लिए जो है यूनिटरी सिस्टम पे लगा रहा। एक ही सिस्टम मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, सारा पावर उसी के हाथ में निहित था। तमिल लीडर्स वांट श्रीलंका टू बिकम अ फेडरल सिस्टम, जबकि वहाँ पे जो अदर ग्रुप के लोग थे, तमिल थे और सब, ये श्रीलंका को एक फेडरल सिस्टम चाहते थे कि वहाँ पर भी फेडरलिज्म हो, पावर को शेयर किया जाए। तो फेडरलिज्म इज आ सिस्टम, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपका, तो फेडरलिज्म ये पॉइंट जो आपका दिख रहा है, ये लाइन, फेडरलिज्म इज अ system of government in which the power is divided
in which power is divided between a central authority and various constituent units of the country. तो ये एक तरह से आपका इसका डिफिनीशन भी बनेगा। देखिए हमने ब्लैक पेंसिल उससे किया है सर्कल। तो फेडरल इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, वो सिस्टम है सरकार का जिसमें पावर जो है डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी और उसके अदर कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट है, मतलब जो स्टेट और रीजनल है उनको भी अपने पावर को शेयर करे, सत्ता उनके, सत्ता हस्तांतरण जिसको कहते हैं, उनको भी स्वायत्ता दे। यूजुअली Usually, a federation has two level of government. One is the government for the entire country. दो लेवल गवर्नमेंट, एक संपूर्ण देश के लिए जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर फ्यू सब्जेक्ट आर ए कॉमन नेशनल इंटरेस्ट, जिसको हम यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। द others are government at the level of provinces or state that look after much of the day-to-day administrating of their state। दूसरा लेवल क्या है, वो रीजनल या स्टेट गवर्नमेंट है जो अपने दिन ब दिन प्रशासनिक व्यवस्था से लेकर के हर चीज को वो देखता है। Both these level of governments enjoy their power independence of the other। और ये दोनों लेवल जो गवर्नमेंट के हैं ये अपने पावर को स्वतंत्र रूप से एंजॉय करते, मतलब कि स्वतंत्र रूप से अपने अधिकारों के साथ कार्य करते हैं। अगला पेज आपका ये यहाँ पे है। इन दिस सेंस, अभी जो बोला गया कि जो फेडरलिज्म का जो पावर शेयरिंग की बात हुई यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश कंट्रोल करता है एक तरह से पूरे कंट्री लेवल पर, और प्लस जो एक्सटर्नल अफेयर्स होते हैं और ऐसे उन पे, और प्लस स्टेट जो गवर्नमेंट है, स्टेट अपने स्टेट ओनली स्टेट अपने अब राज्य में जो चीज़ें हो रही हैं उसकी प्रशासनिक व्यवस्था को कंट्रोल करना, एक्सरसाइज करना, ये सब स्टेट गवर्नमेंट का होता है। In this sense, the federation are contrasted which with unitary government. Under the unitary system, either there is only one level of government or the sub-units are subordinate to the central government। क्या कह रहा है इन दिस सेंस में, फेडरेशन आर कंट्रास्टेड विद द यूनिटरी गवर्नमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट मतलब एक सिस्टम जहां पर है केवल यूनियन गवर्नमेंट है। अंडर दिस यूनिटरी सिस्टम आइदर देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो, या सब यूनिट्स जो उसकी उप इकाइयाँ हैं जैसे स्टेट और अदर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे सबऑर्डिनेट मतलब हो, आश्रित जिसको हम कहते हैं। उप वाक आप पढ़ते ना, सबऑर्डिनेट सेंट्रल वाक इंग्लिश ग्रामर में। The central government can pass on order to the provincial or the local governments। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट को ऑर्डर पास कर सकता है, बट इन अ फेडरल सिस्टम द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। लेकिन फेडरल सिस्टम में जहाँ पे फेडरलिज्म नहीं हुई, इसके ऊपर की बात अभी डिस्कस की गई, जहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट मतलब यूनिटरी गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट, और वो अपने पावर को लिया या उसने कुछ पावर शेयर किया है अपने सबऑर्डिनेट यूनिट पर, तो उस पर कंट्रोल उसका रहता है। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है। इन द फेडरल सिस्टम द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट, ऑर्डर नहीं दे सकती टू डू समथिंग। State government has power of its own for which it is not answerable।
स्टेट गवर्नमेंट के पास अपना पावर है, उसको संवैधानिक पावर मिला हुआ है, विच इट इज नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। वो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति जवाबदेह नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट अपना रूल रेगुलेशन बना सकती, लेकिन कंप्रोमाइज के लिए जो सेंट्रल अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट है, अगर कोई लॉ इस तरह का पास करती जो पूरे देश के लिए है, तो स्टेट गवर्नमेंट उसको फॉलो करती है। आप देखते होंगे अगर सेंट्रल में और स्टेट में एक ही पार्टी की गवर्नमेंट है तब तो सब कुछ सही से चलता है, एक दूसरे को फॉलो करते हैं। लेकिन अगर अदर पार्टी है तो जैसे आप देख ले होंगे कितना कंट्रास्ट पोजीशन था वेस्ट बंगाल, सबसे ज़्यादा वो हुआ कि ममता ने तो एक भी बात फॉलो करने के लिए राजी नहीं उनकी होती थे कि मोदी की, कि हम इनकी ये बात फॉलो करेंगे, या जो भी जैसे पीएम धन योजना जो हुआ या आयुष्मान कार्ड योजना हुआ या और भी कोई चीज़ है, किसान पेंशन, ऐसी चीज़ों की, चूंकि आजकल जो ये पॉलिटिकल इतना मतलब वो होता जा रहा है कि सोचते हैं कि वो करेंगे तो इससे लाभ उनको मिलेगा कि वो पार्टी की सरकार है और योजना उसकी है सर, तो चुनाव में उसको लाभ मिलेगा उसी, तो अपने बेनिफिट के लिए देश हित की भावना, लोगों की भावना को भूल जाते कि उनका लाभ है कि नुकसान है। तो बोथ दीज गवर्नमेंट आर सेपरेटली आंसरेबल टू द पीपुल, और ये दोनों गवर्नमेंट जो है अलग अलग रूप से जनता के प्रति आंसरेबल है, क्योंकि जनता ही डेमोक्रेटिक में मेन पावर होती है, वही सरकार बना के भेजती है। लेट अस लुक एट सम ऑफ द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। तो यहाँ पे की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म है, नंबर 1, देयर आर 2 or more लेवल या टीयर ऑफ गवर्नमेंट। नंबर 1 जैसे यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट। डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन, और जितने भी लेवल हैं गवर्नमेंट वही उन्हीं नागरिकों को गवर्न करते हैं। भाई जो विलेज का एक पर्सन है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का जब पार्लियामेंट का इलेक्शन हो तो भी वही वोट देता है, स्टेट का इलेक्शन हो तो भी वही वोटिंग करता है, और लोकल इलेक्शन हो ग्राम लेवल तक वही इलेक्शन देता है, क्योंकि जुरिडक्शन एरिया सेम होता है सबका। यह है कि रेंज उसका बढ़ता गया, पार्लियामेंट्री पूरे एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का होता है, स्टेट कॉन्स्टिट्यूंसीज जो है अलग अलग, तो वोटिंग पब्लिक तो वही है, तो वही गवर्न द सेम सिटीजन बट ईच टीयर हैज इट्स ओन जुरिडक्शन, अपना अपना सबका एरिया है। जुरिडक्शन मतलब ज्योग्राफिकल एरिया, जिसको हम कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी। ग्राम पंचायत जो सदस्य होता है उसका ग्राम पंचायत के केवल वोटर होते हैं, बीडीसी का एक ग्राम से दूसरे ग्राम के वोटर होते हैं, जिला पंचायत का एक एक ब्लॉक में 4 एरिया डिवाइड कर दिया गया उसका होता है, तो बढ़ता जाता है बस। तो मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन जो विधायिका है, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये जुरिडिक्शन एरिया इन सब मामलों में बढ़ता जाता है सबका। अगला पॉइंट है द जुरिडिक्शंस ऑफ द रेस्पेक्टिव लेवल और टीयर ऑफ गवर्नमेंट्स आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में उसको स्पेसिफाई किया गया है कि सबका अपना जुरिडिक्शन एरिया क्या होगा। सो द एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टियर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड। अगला है द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज। कह रहा कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, such changes require द कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल ऑफ गवर्नमेंट। मतलब कोई एक सिंगल अथॉरिटी जो है उस चीज को चेंज नहीं कर सकती है, इसके लिए क्या होगा, बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट की सहमति होना जरूरी है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट।
courts have been the power to interpret the constitution and the power of different level of governments. सम हमारा जो कोर्ट है मतलब न्यायालय है, इसके पास पावर है वो चीज का, पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान में चेंज करने का है संविधान के अनुसार, द पावर ऑफ द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट. The highest court act as an umpire if disputes arises between different level of government in the exercise of their respective power. The highest court एक्ट मतलब अंपायर के रूप में, निर्णायक रूप में काम करता है. जैसे सुप्रीम कोर्ट है, तो अगर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट्स है पावर को लेकर के, तो उसका सुप्रीम कोर्ट वहाँ निर्णय करेगा. ऐसे ही हाई कोर्ट स्टेट में, लोकल गवर्नमेंट और हाई कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट के में कुछ ऐसा है तो उसका निर्णायक काम भूमिका अदा करता है हाई कोर्ट. अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वो निर्णय देता है. अगला पॉइंट है सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड. राजस्व का स्रोत जो है सभी लेवल गवर्नमेंट के लिए स्पेसिफाई किया गया है, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो. नेक्स्ट पॉइंट है द फेडरल सिस्टम thus has dual objective to safeguard and promote unity of the country. मीन्स इस तरह से जो हमारा फेडरल सिस्टम है, जो संघीय ढांचा है, ये एक तरह से डुअल ऑब्जेक्टिव मतलब दो आयामी जिसको हम कह सकते हैं उद्देश्यों के साथ सेफ गार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री. इससे देश की एकता को भी सुरक्षित बनाए रखना और उसको प्रमोट करने की होती है, तो देश की एकता अखंडता बनी रहती है. while at the same time accommodate regional diversity. Therefore, two aspects are crucial for the institution and practice of federalism. Government at different levels should agree to some rules of power sharing. क्या है कि जो डिफरेंट लेवल पे गवर्नमेंट है ये पावर शेयरिंग के कुछ रूल पर एग्री होती हैं. दे शुड आल्सो ट्रस्ट दैट ईच वुड अबाइड बाय इट्स पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट. और वो एक दूसरे पर विश्वास भी करती हैं. एन आइडियल फेडरल सिस्टम हैज बोथ एस्पेक्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट मतलब आपसी विश्वास और एग्रीमेंट टू लाइव टुगेदर, और एक साथ रहने का एग्रीमेंट जो समझौता होता है इस पर काम करती है. The exact balance of power between the central and the state government varies from one federation to another. कह रहा है एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर मतलब जो संतुलन है शक्तियों का, पावर का बिटवीन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट वेरिएशन फ्रॉम डिफरेंट टू. दिस बैलेंस डिपेंड्स मेनली ऑन द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इन विच द फेडरेशन वाज फॉर्म. किस पर डिपेंड करता है? उस पर कि उस स्थिति में, किस स्थिति में जो है फेडरेशन बना था. देयर आर टू काइंड्स ऑफ रूट्स थ्रू विच फेडरेशन हैव बीन फॉर्म. दो तरह से जिस पे फेडरेशन बने हैं. यहाँ पे बात हो रही नंबर एक जो है कमिंग टूगेदर फेडरेशन और दूसरा है होल्डिंग टूगेदर फेडरेशन. तो कमिंग टूगेदर फेडरेशन बिगर यूनिट शो दैट द पोलिंग सोवरेनिटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी. तो फिलहाल चलिए आज का पॉइंट हमने 8 बजे का समय दिया था, आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं.